तो दोस्तों आज की कहानी बिहार प्रदेश की है और ये कहानी साल 2025 की है। दोस्तों बिहार प्रदेश का एक ज़िला है नालंदा और इसी नालंदा ज़िले के अंतर्गत एक गांव लगता है छोटा सा गोड़ा। दोस्तों इसी गांव में संजय कुमार अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। पेशे से संजय कुमार एक टीचर थे और ये प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। संजय कुमार का परिवार भी पढ़ा लिखा था। परिवार में पति पत्नी के अलावा 3 बेटियां भी थीं संजय कुमार की और बड़ी बेटी का नाम पूजा है जिसकी उम्र 19 साल है। दोस्तों पूजा शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार थी और उसका सपना था पढ़ लिख के डॉक्टर बनना और समाज की सेवा करना। बात साल 2022 की है जब पूजा 16 साल की थी और एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। जिस स्कूल में वह पढ़ाई कर रही थी उसी स्कूल में अमित नाम का एक लड़का भी पढ़ाई कर रहा था। लिहाजा अमित की उम्र 18 साल, वह इंटरमीडिएट का छात्र था और पूजा की उम्र 16 साल, वह हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल दोस्तों अमित और पूजा का स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। अब अमित और पूजा की रास्ते में पैदल जाते वक्त मुलाकातें होती थी और ये मुलाकातें अमित और पूजा की बहुत जल्द ही दोस्ती में बदल जाती हैं और ये दोस्ती आगे चलकर बहुत जल्द ही प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। दोस्तों अमित जो कि बिहार के ज़िला नालंदा के ही शेखपुरा गांव का रहने वाला है और 4 बहन भाइयों में यह दूसरे नंबर का है और अमित के पिता रामवरण खेती किसानी करके अपने परिवार को चलाया करते थे। फिलहाल दोस्तों होता यह है कि अब पूजा और अमित अपने प्यार को तकरीबन 3 साल तक दुनिया से छुपाए रखते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी कई कहानियों में बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ क्योंकि बताना पड़ेगी। दोस्तों इश्क और मुश्क ये ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान छुपा ही नहीं पाता है। प्यार की खुशबू ही ऐसी होती है कि खुद ही फैल जाती है। आप लाख छुपाओ करोड़ छुपाओ कितना भी जोर लगा लो प्यार को छुपाने का, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन प्यार की खुशबू ही ऐसी होती है कि ये खुद ही पहुंच जाती है। अब 3 साल के बाद पूजा और अमित के प्यार की खुशबू भी फैल जाती है और लोगों को महसूस होने लगती है। पूजा और अमित का प्यार भी लोगों के बीच और समाज के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों चर्चा पूजा और अमित के प्यार की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात धीरे धीरे पूजा के पिता संजय कुमार तक पहुंच जाती है, जिसके बाद संजय कुमार दंग रह जाते हैं और अपनी बेटी पूजा को खरी खोटी सुना देते हैं। उसके बाद वो पत्नी को भी आड़े हाथों लेते हैं और पूजा की पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, बाहर आने जाने पर भी रोक लगा देते हैं। इसी बीच अब पूजा जो है काफ़ी चतुराई और चालाकी से काम लेती है। लिहाजा आपको बता दें कि अब पूजा परिवार के सामने अपनी गलती मान लेती है और परिवार से ये वादा करती है कि अब वह अमित से कभी ना बात करेगी ना मिलेगी। लिहाजा होता यह है कि परिवार अब एक बार फिर से पूजा को स्कूल जाने की इजाज़त दे देता है कि इधर पूजा जो है स्कूल जाने लगती है और परिवार जो निगरानी उस पे कर रहा था, धीरे धीरे परिवार को ये यकीन हो जाता है कि पूजा ने अमित से सारे संपर्क तोड़ दिए हैं और उसने अमित से दूरी बना ली है। अब पूजा पे से परिवार की निगरानी भी खत्म हो जाती है और पहले की ही तरह पूजा स्कूल आने जाने लगती है। पूजा इसी मौके की तलाश में थी। लिहाजा होता यह है कि अब पूजा इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी स्कूल से करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेती है और पढ़ाई शुरू कर देती है। उधर आपको बता दूं कि अमित जो है वो नौकरी करने के साथ साथ पीएड की पढ़ाई भी कर रहा था और कागजी कॉलोनी में वसु शुक्ला के मकान में अमित एक रूम रेंट पे ले लेता है और वहीं रहने लगता है। फिलहाल आपको बता दूं कि पूजा जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके लिए गांव से शहर जाके पढ़ाई करना और रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल था। फिलहाल अपने पिता संजय कुमार से परमिशन लेने के बाद पूजा जो है कागजी कॉलोनी में अमित के कमरे के बगल में ही एक कमरा किराए पे ले लेती है।
अब परिवार वाले ये समझ रहे थे पूजा के कि पूजा ने अमित से सारे संपर्क तोड़ दिए हैं और दूरी बना ली है, लेकिन हकीकत इसके उल्टी थी। दोस्तों, पूजा अंदर ही अंदर फोन के माध्यम से गुपचुप अमित के संपर्क में थी और बातचीत कर रही थी। फिलहाल अब कागजी कॉलोनी में जब पूजा किराए पे कमरा लेती है और अमित के बराबर में रहने लगती है, तो बातचीत के साथ साथ अब पूजा को अमित से मिलने जुलने और बातें करने का भी मौका मिल जाता है। इस बीच एक बार फिर से यह बात पता लगती है पूजा के पिता संजय कुमार को, जिसके बाद संजय कुमार उदास हो जाते हैं। संजय कुमार अपनी बेटी पूजा को बुलाते हैं और समझाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना है। वक्त आने पर आपकी शादी किसी सही और ठीक ठाक घर में कर दी जाएगी। लेकिन इस बार पूजा भी अपने परिवार वालों को स्पष्ट कह देती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अमित से ही करेगी। लिहाजा परिवार वाले लाख समझाते हैं, लेकिन पूजा अपनी जिद पे अड़ जाती है। और जब पूजा की जिद परिवार वाले देखते हैं, तो परिवार के सभी लोग खामोश हो जाते हैं और फिर पूजा के पिता संजय कुमार भी अपनी बेटी पूजा की शादी अमित के साथ करने के लिए एग्री हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात है 17 जून साल 2025 की। 17 जून साल 2025 को पूजा की नर्सिंग की परीक्षा थी और इसी परीक्षा के दिन पूजा जो है अपने परिवार वालों से ये कहकर निकलती है घर से कि वह शाम 6 बजे तक आ जाएगी और सुबह 10 बजे घर से निकल जाती है। फिलहाल होता यह है कि शाम के 6 भी बज जाते हैं और रात गहरा जाती है। जब रात गहरा जाती है तो परिवार वालों को पूजा की चिंता होने लगती है, जिसके बाद परिवार वाले पूजा का नंबर डायल करते हैं तो नंबर बंद जाता है। रात गहरा जाती है। अब पूजा का नंबर लगातार परिवार वाले डायल करते हैं कई बार, लेकिन नंबर लगातार बंद जाता है। अब पूजा के परिवार वाले पूजा के दोस्तों में और रिश्तेदारों में फ़ोन कॉल करके पता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर जगह से यही खबर मिलती है कि पूजा यहाँ नहीं आई है। लिहाजा जैसे तैसे रात कटती है और अगले दिन पूजा के परिवार वाले अस्थाई थाने में जाते हैं और अस्थाई थाने में जाकर अपनी बेटी पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लिहाजा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगती है, तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है पूजा के ही पिता से। पूजा के पिता से पूछती है, क्या तुम्हें किसी पे शक है? पूजा के पिता धीरे से उसके प्रेमी अमित का नाम बताते हैं और फिर पूरी बात समझाते हैं। पुलिस तुरंत ही अमित के नंबर को सर्वेलांस पे लगा के जब ट्रैक करती है और कॉल डिटेल देखती है, तो पता लगता है कि 17 जून की सुबह आखिरी बार बात हुई है पूजा की अमित से। यानी कि पूजा के पिता का शक पुलिस के मुताबिक सही निकलता है। अब पुलिस की एक टीम जो है अमित की गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ती है। लिहाजा कागजी कॉलोनी में अमित जो है अपने ही कमरे पर पुलिस को मिल जाता है, जहां से पुलिस अमित को गिरफ्तार करके ले आती है। और जब पूछताछ करती है, तो पहले तो अमित पुलिस को अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस भी ये समझ जाती है कि अमित जो भी सवालों के जवाब दे रहा है, इस सच्चाई के पीछे अभी कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस को जब अमित पे शक होता है और पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, तो अमित फिर ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और वह पुलिस को बताता है कि जी हाँ, पूजा की हत्या मैंने ही की है। दोस्तों, हत्या का जुर्म कुछ इस तरह से कबूल करता है अमित। पूछताछ में बात निकल के सामने आती है। दोस्तों, चॉपर से वार करके उसने पूजा को खत्म कर दिया था और फिर एक बोरी में पूजा के शव को रखा था और बड़े से लाल ब्रीफकेस में उसने पूजा के शव को मैं बोरी के पैक कर दिया था। उसका मोबाइल भी उसी बोरी में डाल दिया था। आपको बता दें कि चॉपर और खून साफ करने वाला कपड़ा घटना स्थल से ही पुलिस ने बरामद कर लिया था और जनाब सबूत के तौर पे रख लिया था। जो ब्रीफकेस गायब था, वो ब्रीफकेस भी 2 दिन के बाद मिल गया था। लाश को ठिकाने लगाने में जिस ऑटो का इस्तेमाल किया गया था, 10 दिन के बाद पुलिस ने वो ऑटो भी बरामद कर लिया था। पूछताछ में बात निकल के
सामने आई थी और हत्या का खुलासा कुछ इस तरह से हुआ था। दोस्तों, शुरू में तो पूजा के परिवार वाले उसकी शादी अमित के साथ करने के लिए एग्री हो गए थे, लेकिन जब उसके पिता ने अमित के बारे में जानकारी जुटाई और अमित की सच्चाई जानने की कोशिश की, तो पता लगा कि अमित ने न जाने कितनी लड़कियों से खिलवाड़ किया है और वह कई लड़कियों के संपर्क में है। लिहाजा उसने कंचन नाम की एक लड़की का घर भी बिगाड़ा और जिंदगी भी उसकी बिगाड़ दी। फिलहाल कंचन नाम की इस लड़की का मामला जो था अमित के साथ चर्चा का विषय बना रहा था। अब संजय कुमार को जब सब बातें मालूम चलती हैं अमित के बारे में, तो वे अपनी बेटी पूजा की शादी अमित के साथ करने से साफ इनकार कर देते हैं और अपनी बेटी पूजा को भी सारी बातें बताते हैं। तो पूजा ना सिर्फ अमित से दूर होती है बल्कि उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगती है। और पूजा जब भी निकला बैठा करती थी और रास्ते में अगर अमित सामने आ भी जाए तो वह रास्ता बदल लिया करती थी। वह उसकी शक्ल से भी अब नफरत करने लगी थी। लिहाजा होता यह है कि अब अमित ये समझ जाता है कि पूजा उससे पूरी तरह दूर हो चुकी है। पूजा ने किसी के माध्यम से अमित तक ये बात पहुंचा दी थी कि जिस तरह अमित ने उसके साथ खिलवाड़ किया है, उसके साथ धोखा किया है और उसे रुलाया है, अब पूजा भी उसे छोड़ने वाली नहीं है। अमित भी ये समझ जाता है कि पूजा जिद्दी स्वभाव की है और वह जो ठान ले वो करती भी है। अमित समझता है कि भविष्य में पूजा मेरे लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए वो उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है और फिर प्लान के तौर पे एक चौपर और बोरियां और जनाब एक बड़ा सा ब्रीफकेस लाके रख लेता है कमरे पे। अब अमित जो है पूजा के पास लगातार फोन कॉल करना शुरू कर देता है। लिहाजा वह 7-8 बार लगातार फोन कॉल पूजा के पास करता है। पहले तो पूजा उसके फ़ोन को उठाती नहीं है, जब वह परेशान हो जाती है तो फ़ोन को रिसीव कर लेती है। अब जनाब अमित जो है पूजा से माफ़ी माँगता है, रोने का नाटक करता है और फिर उसे मिलने को कहता है। पूजा एक पल के लिए पिघल जाती है और वो कहती है कि ठीक है, 17 जून को हम तुम कमरे पर ही मिलेंगे। लिहाजा अब पूजा अमित से मिलने के लिए बहाना बनाती है अपने परिवार वालों से और कहती है कि 17 जून को उसका नर्सिंग का एग्ज़ाम है, परीक्षा है और ड्रेस कमरे पर ही कागजी कॉलोनी में रह गई है और बिना ड्रेस के परीक्षा देने जाना सही नहीं रहेगा। लिहाजा उसके परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, जल्द ही जाना और तुरंत आ जाना। पूजा अपने परिवार वालों से सुबह 10 बजे 17 जून को ये कहकर निकलती है कि वो शाम 6 बजे तक आ जाएगी। लिहाजा परिवार वाले जाते वक्त कहते हैं कि अगर जल्द ही नहीं आई तो समझ लेना कि आगे से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। पूजा घर से निकलती है और फिर सीधी पहुंचती है अमित के कमरे पर, जहां अमित शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुरा देता है और वह बेसब्री से पूजा का इंतज़ार कर रहा था। लिहाजा थकी हारी पूजा को वह अपने कमरे में बैठा लेता है और फिर जनाब चाय नाश्ता कराता है और फिर उसे मीठी मीठी बातों से लुभाना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में अमित मौका पाकर पूजा का मोबाइल बंद कर देता है और फिर मीठी मीठी बातें पूजा से मिलाता रहता है। मौका पाकर वह बेड के नीचे से चौपर निकाल लेता है, जिस चौपर को देखकर पूजा पूरी तरह डर जाती है और चौंक जाती है। पूजा समझ गई थी कि उसके साथ धोखा हो चुका है, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। अब जनाब शैतानी उसकी आंखों में जो खौफ था अमित के, जिस गुस्से से वह गुर्रा रहा था पूजा को अब उससे डर लग रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी और पूजा समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हो चुका है। जब वह चौपर से पूजा के गले पे वार करता है तो एक ही हमले में पूजा गिर जाती है और थोड़ी ही देर में अमित पूजा की हत्या कर देता है। लिहाजा उसके बाद उसके शव को बोरी में डालता है और मोबाइल भी उसी बोरी में डाल देता है। उसके बाद लाल कलर के बड़े से ब्रीफकेस में मैं बोरी के पूजा की लाश को पैक कर देता है। फिलहाल बाद में कपड़े से खून साफ करता है कमरे का और फिर जनाब अपने दोस्त शशिकांत उर्फ
आरब को बुला लेता है। दोस्तों शशिकांत उर्फ आरब से वह हेल्प मांगता है पूजा के शव को ठिकाने लगाने के लिए। दोस्तों अमित का दोस्त शशिकांत उर्फ आरब जो है ये 12 बीघा के ओपी का रहने वाला था और जनाब बिहार शरीफ के निजी क्लिनिक में कंपाउंड का काम करता था। यह बुलाता है शशिकांत उर्फ आरब को और हेल्प मांगता है पूजा के शव को ठिकाने लगाने के लिए। दोस्तों शशिकांत उर्फ आरब का एक दोस्त है गौतम जिसके कने स्विफ्ट डिजायर्स कार है। लिहाजा होता यह है कि अब शशिकांत उर्फ आरब जो है बुलाता है गौतम को मैकार के। अब शशिकांत उर्फ आरब और अमित ये प्लान बनाते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में ऐसे ही ब्रीफकेस को रख लेंगे और पटना में कहीं ले जाके नाले या जंगल में फेंक देंगे। इस तरह से पूजा के शव को ठिकाने लगा देंगे। होता यह है कि शशिकांत उर्फ आरब का जो दोस्त है गौतम उसके बुलाने पे गौतम जो है वो अपनी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर पहुंच जाता है। फिलहाल वहां पहुंचते ही ये लोग शव को ठिकाने लगा पाते उससे पहले ही गौतम के पिता का फोन आता है और वो तुरंत कार लाने को कहते हैं। अब गौतम कार लेके चला जाता है। अब शशिकांत उर्फ आरब और अमित सोचने लगते हैं कि अब शव को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। लिहाजा अब अमित सोचता है क्यों ना बाहर साइड में जो नाला है उसी में इस शव को ले जाकर फेंक दिया जाए। रात के तकरीबन 12 बजे दबे पैर से बाहर निकलता है अमित और एक ऑटो करता है। ऑटो में उस बड़े से लाल कलर के ब्रीफकेस को लादता है और चल देता है। जब सुनसान जगह में पहुंचता है नाले किनारे तो वहीं ऑटो रुकवाता है और ऑटो वाले को दुगने पैसे देता है और जाने को कह देता है। जिसके बाद ऑटो वाला चला जाता है और फिर जो अमित है वो ब्रीफकेस को सुनसान इलाके में रात के अंधेरे में नाले किनारे खोलता है और बोरी निकालता है जिसमें पूजा की लाश थी और मोबाइल था। मैं बोरी के पूजा की लाश और मोबाइल को नाले में फेंक देता है। उसके बाद वह वापस आता है अपने कमरे पे और सो जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस उसे जब गिरफ्तार करती है तो लाश भी वहां से बरामद कर लेती है और ब्रीफकेस भी बरामद कर लेती है। ऑटो भी 10 दिन के बाद बरामद कर लेती है। चौपर और खून साफ करने वाले कपड़े को भी बरामद कर लेती है। इस तरह से उसे गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और फिर कोर्ट में पेश करके जेल भेज देती है। अब अदालत में अमित पे ट्रायल चल रहा है। तो दोस्तों पूरी कहानी पूजा और अमित के प्यार की आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। प्यारे दोस्तों सच्ची घटनाओं की कहानियाँ जो आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।